जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहते हैं ये कहावत पहले काफ़ी महत्व रखती थी, लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, तो अब ये इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती और अब लोग खुद राज करते हैं। जैसे जैसे विकास हो रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक को, आर्थिक ढांचे को चलाने के लिए दो तीन संस्थाएं काम करती हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये दो तीन संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया में, आप कह लीजिए, मंदी को कंट्रोल करती हैं और महंगाई को कंट्रोल करती हैं। कोई अगर देश बहुत ज़्यादा कर्जे में हो तो उसको उभार कर लाती हैं और इस तरीके की इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं ताकि दुनिया अच्छे से चल सके, ज़्यादा महंगाई भी ना हो, ज़्यादा मंदी भी ना हो। लेकिन बिना किसी स्वार्थ के ये संस्थाएं ऐसा करती क्यों हैं? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के पास पैसा कहाँ से आता है जो वो पूरी दुनिया के देशों को लोन दे देती हैं और बिना किसी अपने इंटरेस्ट के, बिना किसी अपने स्वार्थ के? कौन इन संस्थाओं को कंट्रोल करता है और ये पूरा काम किस तरीके से होता है? अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं और जो मैंने शुरुआत में कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज वो कितना महत्व रखती है। 1944 में वर्ल्ड वार टू, विश्व युद्ध दूसरा हुआ था। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और इन देशों ने, काफ़ी मंदी भी आई, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी भी बहुत ज़्यादा आई थी। तो यूरोपियन यूनियन और इन वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम था कि वो उन देशों को फंड देगी, पैसा देगी, लोन देगी जिस देश में कोई भी आर्थिक मंदी होगी या कोई भी समस्या हो पैसे की, ताकि वो देश उभर सके और समय के साथ चल सके, पूरी दुनिया के साथ चल सके। अब आईएमएफ में हुआ क्या? आईएमएफ में 1944 में जब ये बना तो 189 मेंबर बने। जो देश 189 देश थे वो इसके मेंबर बने। लेकिन आईएमएफ में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि जो पैसा आईएमएफ देगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कंट्रीब्यूशन से। जैसे 189 देश या 189 व्यक्ति कह लीजिए, वो मेंबर्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे आईएमएफ को और वो आईएमएफ फिर उन देशों को देगा जिन देशों को जरूरत है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हुआ क्या? इन के कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा? आईएमएफ को अमेरिका कितना कम कंट्रीब्यूशन देगा, भारत कितना कंट्रीब्यूशन देगा और अफ्रीका का एक गरीब देश, कोई भी गरीब देश ले लीजिए, वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा। वो उस देश की जीडीपी, उस देश के जो विकास है और इन सब चीजों पर तय होगा। उस देश की कितना बजट होता है, कितनी इकोनॉमिक्स है, उस देश पर डिसाइड करेगा। इस तरीके से क्या हुआ? अमेरिका का बजट ज्यादा है तो अमेरिका आईएमएफ को ज्यादा फंड देगा, ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। भारत अपनी जीडीपी के हिसाब से देगा और कोई भी गरीब देश अपनी जीडीपी के हिसाब से देगा। लेकिन यहां तक तो ठीक है, जिसका जितना हिसाब किताब होगा उतना ही वो आईएमएफ में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो सिर्फ इक्का दुक्का चीफ को छोड़कर आईएमएफ का कोई भी चीफ अगर बना है तो वो यूरोपियन देशों से बना है, यूरोप से बना है। और जब बात आती है वोटिंग की, किसी भी डिसीजन को करने के लिए आईएमएफ में वोटिंग होती है और इस वोटिंग को किस तरीके से किया जाता है? अब 189 मेंबर्स हैं तो 189 वोट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो देश ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा उसको वोट भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। जैसे अमेरिका ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उसके पास वोट भी ज्यादा है। भारत अगर कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो भारत के पास
जो वोट है आईएमएफ में वो कम है। इस तरीके से हुआ क्या कि अब तक लगभग अगर हम बात करें तो ये 70 साल हो चुके हैं आईएमएफ को बने हुए, और इन 70 साल में आईएमएफ का कोई भी चीफ यूरोप के देशों से बाहर नहीं बना है, और जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आईएमएफ की अमेरिका के पास है। अब इससे समस्या क्या आ रही है? इससे समस्या ये आ रही है कि इन देशों के पास मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप अमेरिका और यूरोपियन देशों की चीजें देखें तो ये प्रोड्यूसर तो हैं, लेकिन इनके पास इतने कंज्यूमर नहीं है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन कहाँ है? पॉपुलेशन है चाइना, भारत, अफ्रीका और इधर एशिया के देशों में। तो इससे इनको अब दिक्कत क्या है? ये प्रोड्यूस तो कर देते हैं, इनके पास आईएमएफ में फंड भी है, इनके पास वोट का अधिकार भी है, डिसीजन मेकिंग भी है। तो आईएमएफ को पैसा कहां देना पड़ता है? अमेरिका को आपका पैसा नहीं चाहिए, अमेरिका को आईएमएफ का पैसा नहीं चाहिए, वो अमेरिका आईएमएफ को पैसा देता है। पैसा चाहिए अफ्रीका जैसे गरीब देशों को, भारत जैसे देश को, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश को, इन देशों को। और मार्केट कहां है? मार्केट इन देशों में है। तो अब समस्या क्या है? समस्या है आईएमएफ के द्वारा बनाए गए नियो कैपिटलिज्म की। एक बार नियो कैपिटलिज्म समझ लेते हैं। नियो कैपिटलिज्म होता है जब गरीब देशों की मार्केट को अमीर देशों की प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जाए तो उसे नियो कैपिटलिज्म कहते हैं, और इसमें आईएमएफ का बहुत बड़ा हाथ है। आईएमएफ के लिए एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका मैं आपको नाम बता देता हूं। उनका नाम है ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज। इन्होंने अपनी एक किताब ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट्स में लिखा कि दुनिया के कई गरीब देशों की जो ये है फेलियर के लिए, उनके नुकसान के लिए और उनके विनाश के लिए आईएमएफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और आईएमएफ उसका मूल कारण है। वो कैसे? जब आईएमएफ, कोई भी देश जब आर्थिक तंगी से, जब मंदी से गुजर रहा होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर बैठकें होती हैं। आईएमएफ कहता है ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे। अब वो लोन क्या होता है? आपको दिखने में बहुत कम इंटरेस्ट का मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आईएमएफ जब लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, और जब बिलियन ट्रिलियंस में लोन होगा तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो आप खुद समझ लीजिए। देश पहले ही आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, तंगी से गुजर रहा है, उस पर एक बार तो पूंजी मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आईएमएफ सैंक्शंस लगाता है। कैसी कैसी सैंक्शंस लगाता है? वेस्टर्न अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के काफी देशों में जब आईएमएफ ने अपना फंड दिया उन्हें आर्थिक मंदी से निकलने के लिए, वहां पर बेसिकली क्या दिक्कतें आई थी? वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, स्वास्थ्य सेवा इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो आईएमएफ ने कहा कि हम आपके इन देशों में, वेस्टर्न अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करेंगे, उसके लिए फंड देंगे। उसके लिए आईएमएफ ने क्या सैंक्शंस लगाई? आईएमएफ ने उन देशों को सैंक्शंस लगाई कि आप अपने देशों में जो पब्लिक हेल्थ का बजट है उसको कम करेंगे, आप अपने देशों में डॉक्टर्स की नियुक्ति को कम करेंगे। सोच कर देखिए, जब फंड मिल रहा है तो डॉक्टर्स को बढ़ाया जाना चाहिए, पब्लिक हेल्थ के फंड को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन आईएमएफ ने कहा हम पैसा देंगे, आपको अपने देश की जीडीपी में से वो पैसा कम करना है। उससे क्या हुआ? अब वही वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज हैं जहां पर डॉक्टर्स की, नर्सेज की रिक्रूटमेंट बंद हो गई है, वहां पर अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ हो गया है। जहां पर कुछ ही शहरों में प्राइवेट अस्पताल थे, अब प्राइवेट अस्पताल तो बढ़ गए हैं लेकिन सरकारी अस्पताल खत्म हो गए हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ आईएमएफ ने उन देशों में किया। इसके साथ साथ और भी काफी उदाहरण हैं। एक और उदाहरण बता देता हूं कि ये जो स्टडी है, ये स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स ने, थॉमस और अलेक्जेंडर। उन्होंने ये वेस्टर्न अफ्रीका के इन कंट्रीज के ऊपर स्टडी की थी। जब ये निष्कर्ष निकाला था कि आईएमएफ ने इन वेस्टर्न कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम को तबाह कर दिया और उसको बर्बाद करके रख दिया, उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी। एक और उदाहरण बता देता हूं। इक्वाडोर और घाना, ये दो देश हैं जो अपने देश में
चावल उगाते थे और अपने देश के लोगों का पेट भरते थे, उनकी फूड सिक्योरिटी को ये पूरा करते थे, मतलब कोई भी देश में भूखा नहीं मरेगा। अब इन दोनों देशों में मंदी आई तो आईएमएफ ने कहा कि हम आपको जो है ये पैसा देंगे ताकि आप इस मंदी से निकल सके। लेकिन आईएमएफ ने सैंक्शंस ने क्या लगाई कि आप अपने देशों में चावल उगाने वाले किसानों को कोई भी सब्सिडी नहीं देंगे, आप अपने देश में किसानों की सब्सिडी को कम करेंगे। और अब वही घाना और वही इक्वाडोर जो देश हैं, वो दोनों देश अमेरिका से महंगा चावल खरीदते हैं, यूरोप के देशों से महंगा चावल खरीदते हैं और अपने देशों को के लोगों को खिला रहे हैं। क्योंकि वहां पर किसान अब बर्बाद हो चुका है और वो आत्महत्या कर रहे हैं, जैसा भारत में हो रहा है। ये WTO और गेट करार भी बराबर के हिस्सेदार हैं। वर्ल्ड बैंक भी इसी तरीके से काम करता है, वो सैंक्शंस लगाता है कि अगर हम आपको फंड देंगे तो आप अपने देश में सब्सिडी हमारे हिसाब से दीजिए। सोच कर देखिए कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है, किसान की फसल नहीं हुई है, लेकिन भारत सरकार उसको सब्सिडी इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि पहले उसे WTO की संस्था में जाकर गेट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो उस संस्था में जाकर एक अपील डालनी होगी कि हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, हमें अपने किसानों को जो एग्रीमेंट है उससे ज्यादा सब्सिडी देनी है। इसलिए आप हरियाणा का दौरा, महाराष्ट्र का दौरा कीजिए और कैलकुलेट कीजिए ताकि हम ठीक कर रहे हैं, हम पर कोई सैंक्शन ना लगे, हम पर आपकी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगे। फिर कहीं जाकर 1 साल बाद वो कमेटी आएगी, जब तक सूखा बाढ़ में बदल चुका होगा और जो रिपोर्ट बनेगी वो आप खुद तय कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि किसानों को मार दिया जाए या किसी भी देश में कोई भी मंदी चल रही है किसी भी सेक्टर में, उसके नाम पर पैसा दिया जाता है ताकि दूसरे सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया जाए। और जब दूसरे सेक्टर बर्बाद होते हैं तो कृषि भी बर्बाद होती है, और अगर कृषि बर्बाद होती है, एग्रीकल्चर बर्बाद होता है, तो इंडस्ट्रीज पर अपने आप फर्क आता है। ये आईएमएफ करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए? अब आईएमएफ, कुछ कमेंट्स आएंगे कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से तो हम लड़ नहीं सकते। प्रॉब्लम यही आती है, समस्या यही आती है कि जब हम बात करते हैं कि आप कोई भी स्वदेशी सामान खरीदिए, पैसा भारत में रहेगा, अपने देश में रहेगा, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। हमें चाहिए मॉल में जाकर राइस खरीदना है, हम किसी भी किसान से चावल नहीं खरीदना चाहते। हमें चाहिए कि मॉल में जाकर पेप्सी कोला खरीदना है, हम किसी भी किसान से गन्ने का जूस नहीं खरीद सकते। हर चीज में जब तक स्वदेशी नहीं होगा, जब तक हमारे देश पर यूं ही आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं का कब्जा रहेगा और वो ऐसे ही सैंक्शन लगाते रहेंगे। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि पहले किसान का नंबर आएगा, फिर व्यापारी का नंबर आएगा, फिर नौकरी वाले का नंबर आएगा। बस हमें इंतजार करते रहना है। और मुझे लगता है कि अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस अभी तक कितना सर्वमान्य है। बेशक आप तथाकथित लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात करते रहिए, लेकिन अब भी अमेरिका और यूरोप जैसे देश आप पर राज कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से गुलाम बना रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने हाथों में बेड़ियां नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस बार बेड़ियां हमारे दिमाग में लगी हुई हैं और शायद हम उससे निकल पाए। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम गुलाम हैं, तब तक हमें गुलामी का एहसास नहीं होगा। और जब तक हमें एहसास नहीं होता कि हम गुलाम हैं, तब तक हम आजाद होने के लिए नहीं सोच सकते। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, इन बड़ी संस्थाओं से लड़ने का एक ही तरीका है, वो है स्वदेशी का। आपको ये तो दिख जाता है कि पतंजलि का बाबा अब एक व्यापारी बन चुका है, रामदेव वो एक सन्यासी से एक बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन आपको आज तक ये नहीं दिखाई दिया कि 70 साल से ज्यादा हिंदुस्तान यूनिलीवर देश को लूट रहा है, पेप्सी कोका कोला देश को लूट रही है। जहां पर इनका प्लांट होता है वहां पर जमीन का पानी और नहरें तक सुखा दी जाती हैं और ये देश के लोगों को जहर बेचकर बीमार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमारा घर का थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके कहीं गुरुकुल चला दे, कहीं देश में 2 रुपए ले आए, तो हमसे ये पचता नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस पर काम करना होगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की सैंक्शन ऐसी होंगी कि हो सकता है ये दिमाग की गुलामी शारीरिक गुलामी भी बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद।